सब्जेक्ट है जिसने मुझे तो बड़ा रुलाया है। मैंने 3 ड्रॉप जो नीट के दिए, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। हाय एवरीवन, आई एम ज्योत्सना, अ सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश, and I scored all India rank 521 in 2024 in just 1 month of preparation, and yeah, in my first attempt also. So in this video we're going to talk about the most important subject, that is physics. अब देखो यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे तो बड़ा रुलाया है। मैंने 3 ड्रॉप जो नीट के दिए, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, कि मेरी फिजिक्स बहुत ख़राब थी। और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपकी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपकी फ़िज़िक्स उतनी अच्छी नहीं है और अब सिर्फ 1 महीना बचा है, भले ही वो नर्सिंग एग्ज़ाम हो या फिर पैरामेडिकल में भी 1 महीना अप्रॉक्स से कुछ टाइम बचा है, तो क्या इस टाइम स्पैन के अंदर हम अपनी फ़िज़िक्स कुछ इस हद तक कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें एक सीट किसी भी एम्स में मिल जाए। तो आज की जो ये वीडियो है, इसका गोल ये है कि 25 प्लस हम फिज़िक्स के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल के अंदर जो फिजिक्स आती है उसका लेवल नीट की फिजिक्स से काफ़ी अब हमारे पास में 1 महीने से कम बचा है एग्जाम में, और अगर मुझे अपनी फिजिक्स में 25 एटलीस्ट 30 में से 25 तक नंबर लाने हैं, तो मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे उसके लिए। देखो यार, सबसे पहले है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब रैंडम कुछ भी उठा करके पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अब जितना टाइम तुम्हारे पास है उसको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिनमें से क्वेश्चन आने ही है, सिर्फ उन्हीं के अंदर दो, और बाकी कहीं और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अगर तुम बैठ गए हो वेव ऑप्टिक्स के पूरे क्वेश्चंस लगाने जबकि तुमने बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ही छोड़ दिया है, तो इस तरीके से तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर्स जो है बोथ 11th एंड 12th दोनों के अंदर, सबसे पहले उससे कवर करना शुरू करो। तो यहाँ मैंने लिखे हैं हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स के लिए, जो 12th क्लास के हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन मैग्नेटिज्म है। ईएमआई और एसी एम्स नर्सिंग के अंदर बहुत ईजी आता है, जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लो, फॉर्मूलाज लगाओ, आंसर निकालो, बस इतना काम होता है। बाद में रे ऑप्टिक्स। अब मैंने रे ऑप्टिक्स को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि रे ऑप्टिक्स तुम्हारी क्लास 12th की फिजिक्स की प्रिपरेशन में लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से हो सकता है हार्ड क्वेश्चन बन जाए, तो उसमें हमें अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने पे ध्यान नहीं देना है। अब हमें एक सेफ स्कोर लाना है जहाँ पे हमारा बस सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 1 महीने में आप पूरी फिजिक्स नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स को अपनी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी काफ़ी हार्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद में है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। मैं पर्सनली बात करूँ, मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत वीक थी। मैंने जब शुरू किया था फिजिक्स को, तो मैंने फिजिक्स को करना, मतलब कि जो एक मेरे अंदर स्ट्रेंथ या फिर जिसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा था, वो मॉडर्न फिजिक्स से होने लगा था कि मेरे को मॉडर्न फिजिक्स आने लग गई थी। अब मैंने मॉडर्न फिजिक्स से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं फिजिक्स से सबसे ज़्यादा डरती थी, तो मुझे उसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था अपना। तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स सेलेक्ट किया, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो मेरे केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट रिवाइज होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले, पीरियोडिक टेबल वाले, वो वाले भी मेरे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, और साथ ही साथ में मेरी फिजिक्स में भी तैयारी हो रही है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को निपटाया था। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा नंबर देती है, कंपैरेटिवली ईजी भी है, इस वजह से मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में 11th क्लास की फिजिक्स। 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से आने ही चाहिए। उसके बाद में है वर्क पावर एनर्जी। इसके अंदर जो थ्योरी है हमारी एनर्जी की थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के डायरेक्ट केपलर्स लॉ, इनके स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि बस फॉर्मूला डाला और बस आंसर निकाला। अब रोटेशनल मोशन को अगेन मैंने क्लास 11th में हाईलाइट कर रखा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर हार्ड है। इसमें बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो कि अगर तुम लास्ट महीने में सीखने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग मैसअप हो जाएगा। इस वजह से रोटेशनल मोशन को भी क्लास 11th में लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। उसके बाद में आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मल फिजिक्स में कहूँ तो वो एक बहुत वास्ट एरिया है, तो इसलिए मैं इसके अंदर भी तुम्हें बहुत पर्टिकुलर चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होती है, तुम उन्हें ज़रूर अच्छे से कर लेना। जैसे कि सबसे पहले अगर हम आ जाए तो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले लॉज,
जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये 2 लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सारे प्रोसेस और उसके कंसेप्ट, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, इन सब के फॉर्मूलाज अलॉन्ग विथ, जैसे एडियाबैटिक है तो उसके अंदर क्या कांस्टेंट रह रहा है, आइसोबारिक है तो उसके अंदर क्या कांस्टेंट रह रहा है, ये वाली चीज़। उसके बाद में हीट इंजन एंड एफिकेसी, जो नीटा एफिशिएंसी निकालते हैं हम, वो वाला फॉर्मूला ज़रूर रख लेना, क्योंकि 2024 में जब ये वाला पोर्शन एफिशिएंसी वाला और हीट इंजन वाला नीट से कैंसिल हो गया था, बट स्टिल इसका क्वेश्चन जो है वो एम्स नर्सिंग में आया था। तो नीट से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आ जाए केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, तो उसमें तुम लोगों को क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम एफ निकालते हैं वो तुम्हें देखना है कि कौन सी गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, इनके लिए क्या क्या होता है। उसके बाद में आरएमएस स्पीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वी आर एम एस इक्वल्स टू √3RT/m। उसके बाद में केटीजी मतलब कि जो आइडियल गैस होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसके स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस, और फिर उसमें लिखा होगा। तो ये वाली एक जो आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज है ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में प्रेशर एंड एनर्जी, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और मोमेंटम भी इसके अंदर आता है, तो वो भी कंसेप्ट एनर्जी और मोमेंटम में क्लियर करना है। उसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा सा टफर साइड पे चैप्टर है थर्मल फिजिक्स का। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि टेम्परेचर के स्केल्स, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, या फिर किसी और इमेजिनरी स्केल के अंदर कन्वर्ट करना, तो ये तुम्हें आना चाहिए क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री, ठीक है, Q इक्वल्स टू MC, ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है कि अगर आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से स्टीम बन रही है, तो कितनी टोटल हीट जो है वो लगेगी। ये वाले जो क्वेश्चंस है वो कैलोरीमेट्री में आते हैं एंड इनके आने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं। तो तुम एक बार कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट किसी भी अच्छे यूट्यूबर से या फिर किसी भी अपने जहाँ पे तुम कोचिंग ले रहे हो उन टीचर से समझ लो, क्योंकि ये वाला जो कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है बस ये एक बार समझने की देर है, एक बार समझ आ गया तो फिर अच्छे से हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक हो गया है। उसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, इस पे भी भर भर के सवाल आते हैं और इसके जो सारे लॉज है, जितने भी लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉज तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं कि हमें फिजिक्स को करना किस तरीके से। अभी तो मैंने ये बताया कि तुम्हें ये पढ़ना है, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ोगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। सबसे पहले मेरी बात सुनो, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो पहले तो मैंने चीज़ बता दी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी फिजिक्स में से कौन से वाले टॉपिक से शुरू किया था, दैट वाज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब मैंने कैसे शुरू किया था, मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत बार फिजिक्स ना समझ आने का रीज़न ये होता है कि हम फिजिक्स को ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे होते। हमारे दिमाग में होता है कि ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी, तो हम उस पर अपना पूरा दिमाग लगा भी नहीं रहे होते। अब मान लो कि तुम लोगों ने पढ़ा F इक्वल्स टू ma, तो उसमें F क्या है, M क्या है, A क्या है, एक्सिलरेशन किसका है, M किसका है, फोर्स किस पे लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं फिर जब भी पढ़ती थी फिजिक्स को तो आई ऑलवेज यूज टू रीड आउट, मैं रीड करती थी, लिखती थी, फिर उसको पढ़ के खुद को समझाती थी कि अच्छा F21 लिखा है तो उसका मतलब है कि फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू 1। तो ये जब चीज़ें तुम बोल के समझोगे तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आने लगेगी। अच्छा, फिजिक्स में ये इस तरीके से हो रहा है तो फोर्स हम सेकंड बॉडी पे निकाल रहे हैं जो 1 की वजह से लग रहा है। इस तरीके से जब करने लगोगे ना तो फिजिक्स थोड़ी ईजी लगने लगेगी, ठीक है। अब अगर हम आए कि हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, तो पहला तो ये कि एक्टिव लर्निंग करो, जो कर रहे हो उसको लेकर के पूरे जितने भी तुम्हारे सेंस है, कान, आँख, नाक, मुंह, सबको खोल के पढ़ो, ठीक है। सेकंड चीज़ है मेक और रिवाइज फॉर्मूला शीट। हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास इस स्टेज पे होनी ही चाहिए। अभी भी नहीं है तो जैसे जैसे चैप्टर्स करते जा रहे हो वैसे वैसे एक A4 साइज पेपर लो, उस पर फॉर्मूलाज लिखते रहो, क्योंकि जिस दिन लास्ट के 10 दिन बचेंगे तब तुम कहाँ पर अपना पूरा रजिस्टर लेकर के घूमोगे कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ है, वो वाला फॉर्मूला वहाँ है। इससे अच्छा तो एक A4 साइज शीट में तुम अगर सारे फॉर्मूलाज लिख के रख लो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू पीपल एट द लास्ट डेज ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ। 23 क्वेश्चन अप्रॉक्स, 30 में से 23 अप्रॉक्स तक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से आते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में फिजिक्स इज नॉट टफ एट ऑल, डायरेक्ट फॉर्मूला की फिजिक्स आती है। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा तुम्हारा कंसेप्ट एनालाइज कर रहे हो, या फिर ऐसा कर रहे हो कि 2-3 कंसेप्ट को मिला करके और फिर कहीं जा करके आंसर निकल रहा हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है 22 से 23 क्वेश्चन
डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग के आने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 अपनी फॉर्मूलाज की शीट को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से उसे अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि डेली फिजिक्स को एटलीस्ट 3 घंटा देना शुरू करो। अब देखो, इन 3 घंटों को भी किस तरीके से तुम स्प्लिट करने वाले हो। 3 घंटे में से 1.5 घंटा निकालो कंसेप्ट रिवाइज करने में, थ्योरी रिवाइज करने में। जो तुमने नोट्स बनाए होंगे अब तक, 1.5 घंटे तक उस चैप्टर का, एक पर्टिकुलर चैप्टर तुमने उठाया, मान लो कि अब जैसे तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले लिया, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में शुरू का जो 1.5 घंटा है, वहां पे तुम क्या करोगे कि अपनी तुमने थ्योरी रिवाइज की, कंसेप्ट रिवाइज किए, इस तरीके से किया। बाद का जो 1.5 घंटा है उसमें तुम क्या कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू लगाना। तुम्हें पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे, किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर निकाले जा रहे, किस तरीके से, मतलब कि तुम्हारी लेवल क्या है प्रिपरेशन की, कि तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे, उसी कंसेप्ट को जाके वापस रिवाइज करो कि क्यों नहीं हो पाया था, कहाँ गलती आ गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी या फिर फॉर्मूला ही याद नहीं था। इस तरीके से अपनी लास्ट की जो तुम्हारी प्रिपरेशन है फिजिक्स की, वो करो, ठीक है। तो पहले के 1.5 घंटे में क्या करोगे, अपने कंसेप्ट रिवाइज करोगे, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करोगे, और फिर जो बाद का 1.5 घंटा है उसमें क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मॉक टेस्ट से डरना बंद करो। देखो, जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप अपना नीट का लिया था तो मैं मॉक टेस्ट देती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं देती थी मैं मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार मेरे को रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि मेरे को अभी तक ये नहीं आता है, और कहीं मेरे फिजिक्स में नेगेटिव में मार्क्स ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे फिजिक्स में बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं, मैं घर पे मम्मी पापा को क्या बोलूंगी, कि फिर वो पूछेंगे, जब वो पूछेंगे कि क्या किया पूरे साल भर, तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि फिजिक्स मुझे समझ ही नहीं आती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे 2023 और 24 के अंदर, तब मुझे समझ आया था कि कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। अगर गलतियां कहाँ कर रहे हो यही नहीं पता चलेगा तो तुम रिवाइज क्या करोगे, स्कोप कहाँ है फिर तुम्हारे इंप्रूवमेंट का। तो प्लीज मॉक टेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद में है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को तुम्हें किस तरीके से करना है, देखो, फिजिक्स की मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अब तक में, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के आंसर निकालने जैसे क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों में। तो प्लीज फॉर्मूलाज रिवाइज करो। अब मान लो तुमसे फॉर्मूलाज तुमने बहुत ट्राई कर लिया, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे जो याद ही नहीं हो पा रहे, तो एक कंसेप्ट आता है रिवर्स लर्निंग का। रिवर्स लर्निंग में क्या होता है कि तुम क्वेश्चन लगा के कंसेप्ट समझ रहे होते हो। मेरे साथ ऐसा बहुत चैप्टर्स में होता था कि मुझे कंसेप्ट जब पढ़ाया गया तो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसके क्वेश्चंस किए तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझ रही थी कि अच्छा इसके अंदर ये होता है, इस वजह से ये वाला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये वाले इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल रहा है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, उन्हें अच्छे से समझोगे। पीवाईक्यू के सिर्फ आंसर निकाल के कि हाँ चलो इसका तो मेरा आंसर आ गया, चलो ये सही है, इस तरीके से मत सॉल्व करना। पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हो तो हर पीवाईक्यू को समझो कि अच्छा मैंने ये सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन था, मैंने इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया तब जाके मेरा सही आंसर आया। ये क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला लगाया, इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो वापस जाके देखो कि इसकी वजह से ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, तब जाके तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन में तुम ये वाली गलती नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज में गलती को लिखो और आगे ध्यान रखो। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट एनालिसिस। मैं अपने बहुत से वीडियोस में ये बात कर चुकी हूँ कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर आए नंबर नहीं आए, बस उसको छोड़ दिया, पटक दिया, उससे तुम्हारे मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे। मॉक टेस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने वहां पे 3 घंटे बैठ के किस स्टेट ऑफ माइंड से क्वेश्चंस पढ़े थे, क्वेश्चंस किस तरीके से तुमने सॉल्व किए थे, उसको घर आके वापस देखना। मान लो कि तुमने फिजिक्स का मॉक टेस्ट दिया, 30 में से तुम्हारे 20 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब तुमने ये देखा कि जब जो 10 तुम्हारे गलत हुए, तुमने देखा कि अरे यार इसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गए कि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए कि मेरे डेसिमल्स में दिक्कत हो गई, कि मैंने कैलकुलेशन सही नहीं की, और बाकी के जो बच्चे थे उनके मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था। तो तुमने एटलीस्ट अपनी गलती को क्या किया, कैटेगराइज किया कि एक में मैंने फॉर्मूला ही गलत लगाया था, दूसरे में मेरी सिली मिस्टेक हुई थी, और तीसरे में तो कंसेप्ट ही नहीं आता था, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि तुमने किस तरीके की मिस्टेक की, अब इस मिस्टेक को किस तरीके से सुधारोगे। जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं आ रहा था उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला शीट फिर से रिवाइज करोगे। जो सिली मिस्टेक थी उसके लिए नेक्स्ट पेपर में जाने से पहले अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि अच्छा मेरे को ये वाला मैंने लास्ट टाइम सिली मिस्टेक की थी, तो मुझे इस बार सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तीसरा, जो कंसेप्ट गलत था, जिस क्वेश्चंस के अंदर तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, छोड़ दिए थे, कंसेप्ट ही नहीं आता था, उन चैप्टर्स का तुम वापस रिवीजन करोगे। तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट वाला मॉक टेस्ट देने जाओगे उसके अंदर ये तो रहेगा कि अच्छा जो लास्ट मॉक टेस्ट में गलती हुई वो एटलीस्ट इस वाले मॉक टेस्ट में नहीं होगी। और ऐसे ही जब सक्सेसिवली आगे मॉक टेस्ट देते जाओगे उसी तरीके से मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो ये मतलब होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का, ठीक है।
अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम आते हैं, दैट इज़ मिस्टेक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लास्ट मोमेंट पे क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले फियर ऑफ फिजिक्स। अब देखो यार, लास्ट आखिरी महीना बचा है, अगर तुम आखिरी महीने में डरोगे कि मेरा तो फिजिक्स बहुत वीक है, मुझसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सिचुएशन है उसको एकदम फियरलेस होकर उसका सामना करो। मैंने बहुत सी तुम्हें इस वीडियो के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें बताई कि तुम किस तरीके से फिजिक्स को ओवरकम कर सकते हो, उसके फियर को। तो प्लीज़ वो चीज़ें इम्प्लाई करो और फिजिक्स से डरना बंद करो। सेकंड चीज़ है मॉक टेस्ट ना देना। मॉक टेस्ट से अभी भी डर रहे हो तो नहीं पता चल पाएगा कि किस तरीके से इम्प्रूव करनी है, सो प्लीज़ मॉक टेस्ट देना शुरू करो। उसके बाद में PYQs ना करना। PYQs नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, अगर PYQ नहीं किए तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते होंगे, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। दूसरा तरीके के बच्चे होंगे, PYQs किए ही नहीं है तो उन्हें लगेगा कि हाँ नर्सिंग ही तो है, पैरामेडिकल ही तो है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते होंगे। तो ऐसा भी नहीं है, इसलिए PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें पता चले कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है। उसके बाद में है कि फॉर्मूला शीट ना बनाना। अगेन कह रही हूँ, फॉर्मूला शीट प्लीज़ बना लेना, वरना लास्ट के 10 दिन पे मोटे मोटे अपने रजिस्टर्स खोल के नहीं बैठ सकते और हर जगह पे फॉर्मूलाज देखने नहीं बैठोगे कि हाँ यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा। इसलिए अपने सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख करके रख लो। लास्ट, ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के ऊपर मैंने बोला इसलिए किया है कि प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम भले ही कर लो, बट प्लीज़ प्रैक्टिस इस तरीके से ऑनलाइन मत करना कि हाँ वो सामने जो टीचर खड़ा है वही तुम्हें आंसर निकाल के दे रहा हो और तुम उसी में खुश हो जा रहे हो कि हाँ उसका आंसर आ गया, मेरा भी आंसर आ गया। इस तरीके से मत करना अगर प्रैक्टिस करनी है तो। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन को पॉज करो, खुद आंसर निकालो, फिर चेक करो आंसर आया या नहीं आया है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर उस कंसेप्ट को समझो। ऑनलाइन क्लासेस अब 1 महीने में बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो यार, ऑनलाइन ट्यूटर्स जो मोस्ट ऑफ द ट्यूटर्स होते हैं, लास्ट मोमेंट पे उन लोगों का बहुत ही ऐसा होता है कि हाँ ठीक है बच्चे बहुत एंग्शियस। सो या दीज वर द मिस्टेक्स जो कि तुम्हें लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल नहीं करनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए फिजिक्स के अंदर यही था। आई नो यार, फिजिक्स एक टिपिकल PCB के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही नाइटमेयर जैसा होता है, एक डरावने सपने की तरह होता है कि यार फिजिक्स के अंदर क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट फिर भी मैनेज कर लेंगे, फिजिक्स में क्या होगा। बट बात यह है कि अगर तुम्हें कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है, तुम्हें एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने आना है, तो तुम्हें अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल। आई होप कि तुम बहुत अच्छे एम्स के अंदर जाओ, तुम बहुत एक्सेप्शनल स्कोर करो। एंड विथ दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड या, प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। या, बाय।